नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ जागृति खंसवाल। पहली और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहां पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि पीएम अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुंगथारा से कर रहे पदयात्रा। केरल का सफर हुआ पूरा। केरल में 440 किलोमीटर का सफर किया तय। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन है। तो वहीं आपको बता दें कि 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से की गई है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुंगथारा से कर रहे पदयात्रा। केरल का सफर हुआ पूरा। केरल में 440 किलोमीटर का सफर किया तय। तो 22वें दिन की शुरुआत की गई है चुंगथारा से। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन है। वहीं 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से की गई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की है। तो वहीं आपको बता दें कि केरल में 440 किलोमीटर का सफर तय हुआ। इसके बाद अब 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से की गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन है। रुक करते तीसरी बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया बैन। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन 5 साल के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो कई आतंकी गतिविधियों में लिप्ता रहे हैं ये संगठन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं ये संगठन। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन 5 साल के लिए प्रतिबंधित। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। ये तीसरी और बड़ी खबर दिल्ली से। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया है। तो पीएफआई और उससे जुड़े संगठन 5 साल के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और आपको बता दें कि कई आतंकी गतिविधियों में लिप्ता रहे हैं ये संगठन, ऐसा भी एमएचए का कहना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही एमएचए का कहना है कई आतंकी गतिविधियों में भी एक संगठन जो है वो लिप्त रहे हैं। और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि भारत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया है। पीएफआई और उससे जुड़े 5 संगठन पर 5 साल के लिए जो है बैन लगाया गया है। तो वही केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 संगठन, माफ कीजिएगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। रुक करते चौथी बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर, हनी ट्रैप के जाल में फंसने के मामले। कई अधिकारियों और नेताओं के फंसने के मामले आ चुके हैं सामने। एक मामला करनाल जिले से भी सामने आया है। आपको बता दें कि केस में महिला पुलिस कर्मचारी संलिप्त बताई गई है। तो वहीं डीएसपी को दिया गया जांच का जिम्मा। ये बड़ी और अहम जानकारी
चौथी और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां करनाल से भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। तो हनी ट्रैप के जाल में फंसे के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक मामला करनाल जिले में भी सामने आया है। आपको बता दें कि केस में महिला पुलिस कर्मचारी भी संलिप्त है, तो वहीं डीएसपी को जांच का जिम्मा दिया गया है। चौथी और बड़ी खबर करनाल से हनी ट्रैप के जाल में फंसने के मामले, कई अधिकारियों नेताओं के फंसने के मामले आ चुके हैं सामने। एक मामला करनाल जिले से भी सामने आया है। वहीं आपको बता दें इस मामले में महिला पुलिस कर्मचारी भी संलिप्त बताई जा रही हैं। तो साथ ही आपको भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा डीएसपी को सौंपा गया है। चौथी और बड़ी खबर करनाल से आपको बता दें हनी ट्रैप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं करनाल से भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में एक महिला पुलिस कर्मचारी के संलिप्त होने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में अब डीएसपी को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो करनाल से ये बड़ी और अहम खबर, हनी ट्रैप में कई अधिकारियों और नेताओं के फंसने के मामले भी आ चुके हैं सामने। एक मामला करनाल जिले में भी सामने आया है, जहां आपको बता दें कि महिला पुलिस कर्मचारी भी इस मामले में संलिप्त बताई जा रही है। तो वही डीएसपी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो करते पांचवी बड़ी खबर का। बड़ी खबर झज्जर से, पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बैंक के सीनियर मैनेजर दीपक गर्ग का बयान, बैंक में कुल 10 कर्मचारियों का स्टाफ, सभी अपने काम में थे व्यस्त। तो वहीं आपको बता दें कि कंप्यूटर के तारों से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां बैंक में आग लगने की घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर झज्जर से, पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बैंक के सीनियर मैनेजर दीपक गर्ग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंक में कुल 10 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद था और सभी अपने काम में व्यस्त थे। तो कंप्यूटर के तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद बैंक में आग लगने की घटना हुई है। तो झज्जर से ये बड़ी और अहम जानकारी, बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बैंक के सीनियर मैनेजर दीपक गर्ग ने बयान देते हुए बताया कि बैंक में कुल 10 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद था जिससे घटना हुई। वहीं सभी अपने काम में व्यस्त थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कंप्यूटर के तारों के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी की घटना हुई है। रुक करते छठी बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर, लुटेरों के हौसले बुलंद, पुलिस लाइन की गेट के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने फैक्ट्री के कलेक्शन सुपरवाइजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो करीब 17.39 लाख रुपए की लूट यहां पर बदमाशों ने की है। 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं कलेक्शन कर वापस फैक्ट्री लौट रहा था सुपरवाइजर। तो ये छठी और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलेक्शन सुपरवाइजर से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है, पुलिस लाइन के गेट के सामने से लूट की गई है। बदमाशों ने फैक्ट्री के कलेक्शन सुपरवाइजर से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 17.39 लाख रुपए की लूट यहां पर की गई है। तो 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कलेक्शन करके वापस फैक्ट्री लौट रहा था सुपरवाइजर। ये छठी और बड़ी खबर पानीपत से। बदमाशों ने फैक्ट्री के कलेक्शन सुपरवाइजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रुक करते साथ ही बड़ी खबर का। करनाल में दहन को रावण का कुंबा तैयार, 7 फीट का लंकापति दिखाएगा गुस्सा, खुलेगा आग। 50 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले साथ ही और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां करनाल में दहन को रावण का कुंबा तैयार किया गया है। 7 फीट के
रावण का पुतला तैयार किया गया, तो वहीं 50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी बनाए गए और दशहरे के दिन इनका दहन किया जाएगा। तो करनाल से खबर आपको बता दें, जहां 7 फीट का रावण का पुतला जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दहन को रावण का कुंभा जो है वो तैयार किया गया है। 7 फीट का लंकापति पुतला बनाया गया, तो वहीं 50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी यहां पर बनाए गए हैं और दशहरे के दिन रावण के कुंभे का दहन किया जाएगा। आठवीं बड़ी खबर, वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई मामले में पहले मुस्लिम पक्ष में लग चुका है झटका। वहीं अंजुमन इंतजामिया ने आवेदन देकर मोहलत मांगी थी। 8 हफ्ते की मोहलत यहां पर मांगी गई थी और उसके बाद आज उस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। तो ये 8वीं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। तो वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई की जाएगी, जहां मामले में पहले पुलिस माफ कीजिएगा मुस्लिम पक्ष को झटका लग चुका है। तो वही अंजुमन इंतजामिया ने 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद आज फिर वाराणसी जिला अदालत में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो ये 8वीं और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी, तो वही वाराणसी जिला अदालत में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। मामले में पहले मुस्लिम पक्ष को झटका लग चुका है, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया ने आवेदन देकर 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी और अब इस मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी। रुक कर नवी और अहम खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में हादसा, उधमपुर के डोमेल चौक पर हुआ हादसा। रात करीब 10:30 बजे हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में विस्फोट हुआ है। तो इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उधमपुर के डोमेल चौक पर यह हादसा हुआ। तो वहीं रात करीब 10:30 बजे हादसा हुआ है, जिसमें पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में विस्फोट हुआ है। वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में हादसा, उधमपुर के डोमेल चौक पर हुआ हादसा। रात करीब 10:30 बजे हुआ हादसा। तो वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिसार के पंजाबी भवन में आयोजित व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के एक सम्मेलन में शिरकत की। हिसार के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया एवं वोकल फॉर लोकल के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार औद्योगिक इकाइयों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए राज्यों में नोडल एजेंसियों का गठन किया जाना चाहिए। तो हिसार से ये खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री हिसार दौरे पर रहे तो वहीं उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। कल जी ने आज जितने भी हमारे लोकल जो इंडस्ट्री है, अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, एसोसिएशन है, इन सबको उनने बुलाया था और विशेषकर उनने जो टाइटल दिया था लोकल फॉर वोकल, स्थानीय इंडस्ट्री को, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने एमएसएमई में बहुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना हमने किया कि स्थानीय प्रोडक्ट भी होना चाहिए, स्थानीय हमारे इंडस्ट्री भी होना चाहिए, इसको हमने प्राथमिकता दिया है सरकार। मैं बुलाना चाहूंगा सीताराम सिंह जी वे उनके साथियों को। सर आए आप भी फूल देकर, सर आए आप भी, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। हिसार के गघवा गांव की रहने वाली संतरी देवी विधवा पेंशन में हो रही देरी की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। संतरी देवी पिछले कई महीनों से विधवा पेंशन बनवाने के लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। सभी कागजात को पूरा करने के बाद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं की जा रही थी। महिला की शिकायत सुनने के बाद उपायुक्त उत्तम सिंह महिला के साथ जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंचे और पेंशन मामले की जांच करते हुए महिला की पेंशन बनाने का आदेश दिया। इसी के साथ उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पेंशन मामलों को निपटाने में 1 माह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिसार से खबर आपको बता दें, जहां विधवा महिला पेंशन मामले में उपायुक्त ने एक्शन लिया है, वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त की दखल के बाद महिला को पेंशन भी मिली है। वहीं अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने बाडड़ा एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। आपको बता दें कि बाडड़ा क्षेत्र के किसान सर छोटू राम किसान भवन में मास्टर आजाद सिंह की अध्यक्षता में एकत्रित हुए। सभी किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने बारिश से खराब हुई फसलों पर चिंता जताई है। तो बाडड़ा से खबर आपको बता दें, लगातार हुई बारिश से किसान परेशान है। लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हुई है और ऐसे में किसानों ने सीएम को मांग पत्र भी भेजा है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। बिपिन रावत के बाद वो दूसरे सीडीएस होंगे। सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं दी।
अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था। तो खबर आपको बता दें, जो अनिल चौहान को नया सीडीएस बनाया गया है। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। जिला लोक संपर्क और परिवार कमेटी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनमें सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के चेयरमैन बने हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक, गृह मंत्री अनिल विज हिसार के चेयरमैन बने हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पानीपत, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला बहादुरगढ़ और जींद के चेयरमैन बने हैं। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल गुरुग्राम और सिरसा, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पलवल और अंबाला, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता करनाल और कुरुक्षेत्र के चेयरमैन बने हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी और नूह, सामाजिक न्याय मंत्री ओपी यादव पंचूला और झज्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाडा यमुनानगर की चेयरमैन बने हैं। इनके साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक चरखी दादरी और रेवाड़ी के, खेल मंत्री संदीप सिंह फतेहाबाद और कैथल के चेयरमैन बने हैं। तो चंडीगढ़ से एक खबर आपको बता दें, जहां लोक संपर्क और परिवार कमेटी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सीएम मनोहर लाल को फरीदाबाद का चेयरमैन बनाया गया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक के चेयरमैन बने हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। अब आपको बता दें कि ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदली का उद्घाटन किया और उस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और बीएल पुरोहित भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने नाम बदली का उद्घाटन किया। शहीद आजम भगत सिंह जी की आज हुई और उसके उपलक्ष्य में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा गया है। मैं मानता हूँ ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताने का भी काम करेगी कैसे एक युवा ने 3 साल की आयु में जब उससे पूछा गया कि किस चीज की खेती करी तो उसने कहा बंदूक की खेती करी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ उस आयु के अंदर लड़कर अपनी जान बलिदान देने का काम किया। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।